राजेंद्र काफ़ी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी की चादर ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हो गई थीं। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियाँ जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थीं, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता था। गरीबी की बैसाखियाँ थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास थी ही नहीं। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ राजा राम के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दें। राजा राम की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल से काफ़ी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। राजेंद्र उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। राजा राम ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? मालिक। फिर उसने कहा, बोलो। आपके पास एक आशा लेकर आया हूँ। राजेंद्र ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। फिर राजेंद्र ने कहा, मालिक, मुझ अभागे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला देते तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। राजा राम कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र। उसने कहा, जी मालिक। बैठो राजेंद्र। डरता हुआ सा सामने पड़ी कुर्सी में से एक पर बैठ गया। राजा राम ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। राजा राम के इस रूप को देखकर राजेंद्र मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह सब क्या है, वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि राजा राम अपने सामने किसी को बैठना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है? ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ राजा राम ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। मालिक, राजेंद्र ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह आप क्या कह रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है राजेंद्र। फिर उसने कहा, जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। राजा राम ने कहा, बाद में हम उस विषय में बात करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट्स रखे थे, मगर उसने उसमें से कोई बिस्किट उठाया ही नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ राजा राम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मिल हैं और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसके समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ राजा राम, जो कि विधुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहते हों, लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ जो कि उसकी बेटियां इतने बड़े घर में चली जाएं। इसी पसोपेश में उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। राजा राम ने भी चाय समाप्त कर ली थी। इसके बाद राजा राम ने राजेंद्र की ओर देखते हुए कहा, राजेंद्र। फिर उसने कहा, जी मालिक, शायद आप यह जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। फिर राजा राम ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ राजेंद्र जी। राजा राम ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपयोग करने वाला कोई ना हो, तब तक यह सब बेकार है। जी मैं जानता हूँ, आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। राजा राम ने कहा, यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की 3 बेटियों का भी विवाह बड़ी शान से कर सकेंगे। जी, राजेंद्र हकलाते हुए बोला,
अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। जी। और राजेंद्र वहाँ से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद राजा राम अपने ऑफिस कार्य में लग गया। राजेंद्र प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से यह सब बातें कह दी जो राजा राम ने उससे कही थी। राजा राम की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उसके मुसीबत के दिन खत्म हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वहीं बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ राजा राम का पैगाम आया है। उसकी उम्र जरूर ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उसके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे, बल्कि तुम्हारी बाकी तीनों बहनों की भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवारों में हो सकेंगे। फिर अलका ने कहा, जी। मम्मी ने कहा, तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है। अलका ने कहा, यदि मैं सेठ राजा राम से शादी कर लूँ और उसकी पत्नी बन जाऊँ तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। बस वो दोनों तो बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम गया था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे सेठ राजा राम की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ राजा राम लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथों में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर राजेंद्र ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए राजा राम ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। राजेंद्र सामने बैठ गया। सेठ राजा राम के पास उसका छोटा भाई विनय भी बैठा हुआ था। उम्र यही होगी उसकी 17-18 वर्ष। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंग गठीला व कसरती। राजा राम ने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा। राजा राम ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, कहिए आपका क्या विचार है। जी, हम तैयार हैं, राजेंद्र ने कहा। हमने स्वयं अलका से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर उसने कहा, गुड। जब राजेंद्र ने चाय समाप्त कर ली तो राजा राम राजेंद्र को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर जाकर उसने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइए, वह खाली पड़ी है। सेठ जी, यह सब कुछ मैं कैसे लूँ। राजेंद्र ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले देते हैं, लेते नहीं हैं। आप चिंता न कीजिए। राजा राम ने कहा, आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है, इसमें 2, 4 या 10-20 लाख निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर राजेंद्र ने कहा, जी आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए, हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। सेठ राजा राम का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए, पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। और हाँ, राजा राम ने कहा, अब आपको फैक्ट्री आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में कभी स्वप्न में भी यह सब एक साथ होते नहीं देखा था। 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर के देखूंगा। फिर कभी कभी वह यह भी सोचता था कि इतनी सारी नोटों को एक साथ देखकर कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर राजा राम ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनके घर ले जाओ और वहाँ से इनके परिवार का सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुँचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना।
जो आ गया सेठ जी। तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वह स्वप्न तो नहीं, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगलियां दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वह समझ गया कि वह स्वप्न नहीं बल्कि हकीकत ही है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राजेंद्र का तो जैसे भाग्य ही बदल गया हो। तभी तो कहते हैं कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राजेंद्र को लेकर उसके द्वार पर उतार दिया। राजेंद्र बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है, आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखा और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियाँ लगी पड़ी थी। एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है? अलका के पापा। यह सब हमारा है, अलका की माँ, राजेंद्र ने कहा। सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो, कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं अलका के पापा? उसने बहुत ही गदगद कंठ से पूछा। हाँ अलका की माँ। राजेंद्र की आवाज़ खुशी की वजह से काँप रही थी। राजेंद्र की पत्नी उन नोटों के बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह से देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए, सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वह पहुँच जाएगा। अच्छा भाई, अलका की माँ वो आवाज़ देती है जी। वो कहता है फिर राजेंद्र कि इनसे कहो कि तैयार हो जाए, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई, हमें वहीं रहना है। और तब राजेंद्र की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। ये सब तैयार होकर गाड़ी में आ बैठे। खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और राजेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ। ड्राइवर ने उन लोगों को लेकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर राजा राम का आवश्यक सामान उठा लाए। राजेंद्र की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थीं। उनमें से किसी को भी यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नज़र में यह सब स्वप्न था। तभी वहाँ एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीज़ें जितनी आवश्यकता हो खरीद लें। सेठ जी ने फ़ोन कर दी है। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था, जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सब के ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थीं। खूबसूरत तो वो थी ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद अलका और राजा राम की शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ राजा राम के बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ और अपने कमरे में वो चली गई। फूलों से सुहाग के सेज को सजाई गई थी। रात्रि में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद सेठ राजा राम भी आ गया। अलका ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ राजा राम से विवाह करने के लिए हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र राजा राम के भाई विनय पर थी, जिसे राजा राम अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ राजा राम जब फैक्ट्री चले जाते थे तो अलका विनय के पास आ जाती थी, क्योंकि रिश्ता तो देवर भाभी का था ही, इसलिए उसने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। वो मजाक करने लगती थी, लेकिन विनय सामाजिक तौर पर अभी नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके पास छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता था। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था, लेकिन अभी वो नादान था। वो अलका की इस हरकत को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता था। शायद यह वजह थी अलका की बिना मन के विवाह करने की।
और अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना। ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।